मोटापे को कम करने के लिए योग का कोई एक अभ्यास बताएं। मोटापे को दूर करने के लिए यूं तो योग के बहुत सारे अभ्यास बड़े ही लाभकारी होते हैं जो बढ़े हुए वजन को शीघ्रता से कम करने में मदद करते हैं। योग के अभ्यास, क्योंकि जो मोटापा है वो कोई एक कारण है उसके पीछे। हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो गई हो, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हो, हमारे खाने का तरीका सही ना हो, लाइफस्टाइल हमारी गड़बड़ा गई हो। किसी भी कारण से यदि शरीर में मोटापा आ गया है, उसको कम तो करना पड़ेगा। क्योंकि यदि मोटापा कम नहीं किया तो बहुत सारी बीमारियां मोटापा ले आएगा। मोटापा तो ऐसे है जैसे कोई निमंत्रण हो, आमंत्रण हो बीमारियों को, आओ आओ आओ। ये शरीर जब मोटा होने लगता है तो वह एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां पर बीमारियां आकर नाचने लगती हैं। अपने लिए भी उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, एड़ी का दर्द शुरू हो जाएगा, कमर का दर्द शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो जाएगी, कब्ज की शिकायत शुरू हो जाएगी, हार्ट पर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, सांस जल्दी फूल जाएगा, छोटे मोटे दिन भर के काम करते हुए भी थकान होने लगेगी। और बहुत सारी समस्याएं, ये तो मोटी मोटी हैं, उसके साथ बहुत सारी चीज और आ जाएंगी। अब एक बीमारी एक तो होती नहीं है, फिर वो और दूसरी बीमारी ले आएगा। तो ऐसे बहुत सारे थोक में बीमारियां मोटापे से शरीर में पैदा हो जाती हैं। तो मोटापा आ गया, अब दूर तो करना ही पड़ेगा। योग का यदि हम देखें, एक अभ्यास है जो षटकर्म का अभ्यास है, जिसका नाम है कपालभाति क्रिया। अब कपालभाति क्रिया प्राणायाम नहीं है, ये षटकर्म का अभ्यास है जिसका काम है सफाई करना, शुद्धि करना, पवित्र करना, रोगों से रक्षा करना और रोगों को दूर करना और तैयार करना शरीर को आसन के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए। तो यदि मोटा शरीर है तो वो आसन और प्राणायाम और ध्यान में कठिनाई पैदा ना कर दे, इसलिए षटकर्म के अभ्यास उस बढ़े हुए वजन को कम करने में, रोज यदि अभ्यास हम कर रहे हैं तो वजन तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। और यदि बढ़ गया है तो यदि एक कपालभाति का अभ्यास आपने सही प्रकार से करना शुरू कर दिया तो सीधे तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे करते हैं कपालभाति? सुबह के समय खाली पेट, शौच आदि से निवृत्त होकर, एकदम फ्रेश होकर एक खुले वातावरण में बैठ जाओ। आसन बिछा लो, पालथी लगा लो, सुखासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, या जिसमें आप बैठ सको। बस ध्यान रखना, यदि घुटनों में दर्द हो तो फिर नीचे बैठ के ना करना, कमर दर्द हो तो नीचे बैठ के ना करना, फिर आप कुर्सी पे बैठ के कर लेना। फिर कमर को सीधा रखना, गर्दन को सीधा रखना, हाथों को अपने आराम से घुटनों के ऊपर रख लेना। यहां पर आप ज्ञान मुद्रा भी बना सकते हैं, इस प्रकार से घुटनों पर रख लें, और नहीं तो आराम से इजी पोज में बैठ जाओ। कपालभाति में क्या करते हैं, सांस को नाक से बार बार बाहर फेंकते हैं, तेजी से सांस बाहर फेंकेंगे और पेट को खींचेंगे अंदर की तरफ। सांस बाहर जाएगा और पेट अंदर जाएगा। तो सांस जितना तेजी से बाहर जाएगा, पेट उतना ही सिकुड़ेगा। तो पेट को सिकोड़ना है सांस की क्रिया के माध्यम से। अब सांस जब बाहर फेंका, आवाज हुई, तेजी से गया, पेट सिकुड़ा। लेकिन सांस भरते हुए, चूंकि हर बार सांस भरना भी तो है ना, सांस भरते हुए आप आवाज नहीं करेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, सांस अपने आप अंदर चला जाएगा। चूंकि वायु का दाब बाहर इतना है, जैसे ही आप खाली करते हैं वो एकदम वैक्यूम बनता है और एकदम श्वास भर जाता है। तो हमारा काम है सांस को बार बार बाहर फेंकना और पेट को जितना हो सके अंदर की ओर खींचना। अब इस क्रिया को हम बार बार लगातार तब तक करते रहेंगे जब तक कोई थकान से ना हो, आप आराम से कर सके। कोई गिनती भी नहीं गिननी है, ऐसा नहीं कि बैठे गिन रहे हो कि मुझे ना कपालभाति 50 बार करनी है, 100 बार करनी है, 20 बार करनी है। अब आप गिनती यदि गिन रहे हो और गिनती पर ध्यान है, तो ध्यान तो आपका अभ्यास से हट गया, गिनती पर चला गया, तो कपालभाति के जो फायदे वैज्ञानिक तौर से होने चाहिए थे वो नहीं हो पाएंगे। या आपका ध्यान घड़ी पर है, घड़ी सामने रख ली, हमें तो 1 मिनट करना है, 2 मिनट करना है, तो ध्यान लगातार कहीं और है, तो वह योग का अभ्यास नहीं कहलाएगा। क्योंकि योग में जुड़ने महत्वपूर्ण होता है कि आप जुड़ गए हैं शरीर और मन के साथ में। तो ऐसे आप जितना यथाशक्ति इस अभ्यास को करें, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करें, और ऐसे 3 राउंड कम से कम कपालभाति के हमें करने होंगे। इस कपालभाति में सांसों को नाक से बाहर फेंक रहे हैं, थोड़ी आवाज हो रही है, ध्यान रखना है कि जो आवाज होगी वो
गले से ना करना। यदि गले से आप आवाज करने लगोगे तो गले में रूखा सूखापन आ जाएगा, वाणी की मधुरता कहीं खो जाएगी, एक खराश रहने लगेगी, क्योंकि आपने गले को ज़्यादा हीट जनरेट वहाँ पर हो गई है, जलन सी हो जाएगी। आप इस प्रकार से यहाँ आपको लगे कि नासिका के पास से वो आवाज़ जो है आ तो गले से ही रही है, लेकिन श्वास को बाहर फेंकने की आवाज़ आप गले से अपनी ओर से ना करें, वो स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसको होने दें। तो 3 राउंड कपालभाति के करने हैं। पहले राउंड में ध्यान को पेट पर रखेंगे, दूसरे राउंड में ध्यान को छाती पर, हृदय पर, गले पर रखेंगे, तीसरे राउंड में ध्यान को मन, मस्तिष्क और इंद्रियों के ऊपर रखेंगे। जैसे शरीर के 3 भाग हमने कर लिए हों, पेट, छाती और तीसरा ऊपर का हिस्सा। तो इस तरह से 3 राउंड कपालभाति के लगातार पूरे भाव के साथ ध्यान पूर्वक करेंगे। अब किसको नहीं करना है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, किसी को यदि हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। लोग ऐसे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं, तो नहीं करना है। हर्निया हो, आप ज्यादा इस अभ्यास को तेजी से करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। आप पेट के ऊपर हाथ रखकर बहुत धीमी गति से करेंगे तो लाभ होगा जहां हर्निया है, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। किसको हाइपर एसिडिटी हो, रिफ्लक्स हो रहा हो, मतलब एसिड जब बनता है और वो ऊपर की तरफ आकर गले में उसका प्रभाव आने लगता है, उसकी वजह से नजला, जुकाम और गला खराब रहने लगता है, तो हाइपर एसिडिटी या रिफ्लक्स हो तो कपालभाति का अभ्यास नहीं करते, क्योंकि वो एसिड जो है रिफ्लक्स होने की संभावनाएं वहां बढ़ जाएंगी। फिर कुछ और अभ्यास करेंगे जो एसिडिटी का शमन करें, तो नहीं करेंगे। फिर कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो, एक्सट्रीम पेन हो, स्लिप डिस्क हो गया हो, लोअर बैक पेन रहता हो, तो फिर इस अभ्यास को नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार पेट को अंदर की ओर खींच रहे हैं तो एक जर्क आएगा आपकी कमर के ऊपर। किसी को माइग्रेन रहता हो, सिर का दर्द है, माइग्रेन है किसी कारण से, तो आप ये अभ्यास करेंगे, चूंकि सांस की तेजी की क्रियाएं कोई भी जब आप माइग्रेन में या सिर दर्द में करते हैं तो वो बढ़ जाएगा, तो आप उसको अवॉइड करेंगे। बाकी सब कर सकते हैं धीमी गति से, मध्यम गति से। तो हम बैठ गए हैं सीधा, आंखें बंद कर ली, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, एक शांति भीतर जो लगातार रहती ही है। उस शांति को अनुभव करते हुए शरीर के लिए एक अभ्यास कर रहे हैं जो सफाई का काम करेगा। नासिका से बार बार श्वास को बाहर फेंकेंगे। अब ये अभ्यास लगातार हम कर रहे हैं। अपने ध्यान को अपने पेट पर ले आओ, क्योंकि पहले राउंड में ध्यान को पेट पर लाते हैं और पेट अंदर जा रहा है, वो अनुभव करें। और जब पेट अंदर जा रहा है तो अनुभव करें कि पेट पर जो एक्सेस फैट है, जो चर्बी चढ़ गई है, वो इस अभ्यास से कम हो रही है। मेरा वजन कम हो रहा है, मोटापा दूर हो रहा है। ये प्रबल संकल्प आपका हो। पहला ये संकल्प जरूरी है, क्योंकि जब आप कपालभाति क्रिया कर रहे हैं तो इससे एक ऊर्जा पैदा होती है, और वो ऊर्जा आप अपने मन के माध्यम से जहां चाहें, जिस रोग को दूर करना चाहें, वहां पर यदि आप, जैसे तीर को साधा जाता है, निशाना कहीं लगाया जाता है, तो लक्ष्य को ध्यान दिया जाता है। लक्ष्य यदि आपका सही है तो निशाना अच्छा लग जाएगा। अब लक्ष्य है कि वजन कम करना है, तो वही संकल्प हमने डाल दिया कि कपालभाति का अभ्यास मेरे बढ़े हुए वजन को कम कर रहा है, पेट को हल्का और पतला कर रहा है, और मोटापे के कारण से शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर लगातार बना हुआ था वो दूर हो रहा है। तो ये भाव पहला प्रबल करना है। फिर साथ साथ ये भाव रखना है कि जो मेरी आंतें हैं, जो छोटी आंत हैं, बड़ी आंत हैं, उनकी क्रियाशीलता बहुत अच्छी हो रही है। मेरा मलाशय को मजबूती मिल रही है, जिससे वहां पर जो मल इकट्ठा हो जाता है और फिर वो बाहर सही प्रकार से नहीं निकल पाता, कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो वो दूर हो रहा है। और जो भोजन हम करते हैं उसके सड़ने की जो क्रिया
रोज होने लगती है, वो सड़ना अब दूर हो रहा है। मेरा लीवर और लीवर से निकलने वाले एंजाइम्स व्यवस्थित हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, जिससे भूख सही लगेगी, भोजन का पाचन सही प्रकार से होगा। साथ ही साथ ये भाव कि मेरा जो पेनक्रियाज है, उससे जो इंसुलिन का निर्माण होता है, बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, वो पेनक्रियाज एक्टिव होकर अपना सही प्रकार से कार्य कर रही है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का। तो इससे क्या होगा कि आपका मोटापे के कारण से डायबिटीज होने की संभावना जो बनी रहती है लगातार, उससे आपने पहले ही रोकथाम कर ली, चूंकि पेनक्रियाज को एक्टिव कर दिया। साथ ही साथ दोनों किडनी, ध्यान अपना शरीर के पाचन तंत्र से जुड़े हुए सारे अंगों के ऊपर, सारे प्रत्यंगों के ऊपर साथ साथ ले आओ। किडनी तो थोड़ा साइड में होती है, वहां पर फोकस करें कि लगातार कपालभाति के अभ्यास से मेरे किडनी जो रक्त को छानने की क्रिया होती है, मूत्र निर्माण की क्रिया किडनी के माध्यम से होती है, वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रही है। ये भाव आप प्रबल करें। जेंट्स में ये भाव रखें कि मेरा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, और उसकी जो बढ़ोतरी, जो इनलार्ज हो जाता है प्रोस्टेट, वो फिर अब नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड को आप रोज ध्यान दे रहे हैं। माताएं बहनें, ओवरी और यूट्रस की शक्ति को बढ़ाने में चूंकि ये कपालभाति क्रिया बहुत ही सहायक होती है, तो वहां पर अपने ध्यान को अपने इस भाव के साथ प्रबल करें कि मेरा मासिक धर्म जो है वो व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, और यूट्रस और ओवरी जो है उनके स्वास्थ्य में ये अभ्यास वृद्धि कर रहा है। या यूं कहें कि पाचन तंत्र से जुड़े हुए हर अंग प्रत्यंग पर सीधे तौर पर कपालभाति का प्रभाव पड़ता है। हमें ध्यान देना है। पढ़ तो रहा है, ऐसा नहीं कि आप ध्यान देंगे तो पड़ेगा, वो पढ़ रहा है, आप ध्यान देते ही उसका जो लाभ है वो कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति को, आप ऊर्जा को उस अंगों की तरफ लेकर जा रहे हैं। जैसे आप मुट्ठी को कसकर बांधते हैं, अपने ध्यान को मुट्ठी पर लेकर आते हैं, तो सारा जो शक्ति है शरीर की वो मुट्ठी में आ गई है। अब दूसरा व्यक्ति यदि खोल रहा है तो सारी ताकत आपने यहां लगा दी, आपने अपने ध्यान के माध्यम से मुट्ठी को टाइट कर लिया। ऐसे ही अपने ध्यान के माध्यम से जब पेट पर लेकर जाएंगे तो सारे ऑर्गन्स की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो पहले राउंड में ये भाव हो, और साथ साथ हर हर जैसे ही आप श्वास बाहर फेंक रहे हैं, हर प्रश्वास के साथ में मेरा वजन कम हो रहा है, ये मूलभूत आधार रूप में, फाउंडेशनली ये थॉट आपका प्रबल रहे, उसके आधार पर बाकी अंगों का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, ये प्रबलता दें, चूंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं वजन को कम करने की। तो पहले राउंड में इस तरह से हमने पाचन तंत्र और उससे निचले हिस्से जो अपान वायु और समान वायु का स्थान है, उसको हमने ताकत दी। अब जब दूसरा राउंड करेंगे, तो दूसरे राउंड में हम अपने ध्यान को नाभि से ऊपर, अपने फेफड़े, अपने डायफ्राम, अपने थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, अपना जो हार्ट है, उन अंगों की तरफ लेकर आएंगे जो हमारे जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अंग है, हमारा हृदय और हमारे फेफड़े, जो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में हर कोशिका तक करते हैं। तो फिर से ये अभ्यास शुरू करेंगे, एक बार फिर से करते हैं। बंद है आंखें, सीधी सीधी है कमर गर्दन, जिससे ऊर्जाएं ऊपर की तरफ गति करें। आपकी रीढ़ जितनी सीधी होगी, कंधे जितने खुले हुए होंगे, उतना ही आपके लंग्स पूरी तरह से फैलेंगे, और ऑक्सीजन अधिक से अधिक इस अभ्यास के माध्यम से, चूंकि जितना हम श्वास खाली कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, उतना भरा जा रहा है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में बढ़ने लगती है। तो शुरू करते हैं फिर से।
विश्राम करके आराम से बैठे रहें और अनुभव करें कि कपालभाति के बाद शरीर एकदम स्थिर हो गया, सांसों की क्रियाएं थम गई, मंद हो गई, मन ठहर गया, भीतर शांति का अनुभव, जैसे तूफान के बाद एकदम शांति आ जाती है, ऐसे ही लगातार इस अभ्यास के बाद हर स्तर पर एक शांति समा जाती है। इसको आप अनुभव करें। यह अभ्यास जब आप दूसरा राउंड करें तो अपने ध्यान को अपने फेफड़ों पर रखें और यह भाव प्रबल करते रहें कि श्वास के लगातार बाहर फेंकने से, चूंकि फेंकने की क्रिया फेफड़ों की शक्ति से हो रही है, जितने फेफड़े मजबूत होंगे उतना श्वास लगातार बाहर की तरफ आप तेजी से फेंक सकेंगे। जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है उसमें श्वास को बाहर कितना आप तेजी से फेंक रहे हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है कि फेफड़े कितने सक्रिय हैं। तो हम लगातार फेफड़ों की क्रिया यहां पर कपालभाति के माध्यम से कर रहे हैं और फेफड़ों को मजबूत कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। वो फेफड़े जो दिन भर 1/3 यूज होते हैं, अब उनको अधिकतम प्रयोग उनका किया जा रहा है। तो जितने फेफड़े सक्रिय होंगे उतना ऑक्सीजन जो है, जो जीवनी शक्ति है, वो शरीर के अंदर भरेगी और पूरे शरीर में फैलेगी। साथ ही साथ ये भाव भी प्रबल करें कि ये अभ्यास हमारे हृदय को ताकत दे रहा है। हृदय की जो मांसपेशियां हैं, हृदय का जो फंक्शन है, हृदय का जो वाल्व है, हृदय का जो कार्य है, जो पूरे शरीर में रक्त के संचार को व्यवस्थित करना है, ब्लड को हर शरीर के कोने तक, पैर के अंगूठे तक, उसके नाखून तक पहुंचाना है, इतना पंप वो करता है। तो उसके जो पंप करने की क्रिया है, शरीर को जब पंप करता है तो फेंकता है ब्लड को, और जब वो फैलता है तो ब्लड को खींचता है पूरे शरीर से। तो लगातार जो पंप करने की क्रिया है वो व्यवस्थित हो रही है, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है कपालभाति क्रिया के माध्यम से। या यूं कहें कि हमारा फेफड़े और हृदय का स्वास्थ्य हमेशा बहुत ही बेहतर रहेगा यदि हम रोज कपालभाति क्रिया कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भाव डालें कि मेरी जो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां हैं उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है। कई बार थायराइड ग्लैंड जब इम्बैलेंस होती है और हॉर्मोन्स उनके से प्रकार से व्यवस्थित नहीं होते और हाइपोथायराइज्म होने जाता है या हाइपर होने लगता है, तो हाइपो में वजन बढ़ने लगता है। तो वजन यदि मोटापा बढ़ रहा है हाइपोथायराइज्म के कारण से, तो ये अभ्यास आपके थायराइड ग्लैंड को भी स्वास्थ्य देगा और उसके फंक्शन को प्रॉपर करेगा, जिससे उसके कारण से जो वजन बढ़ने की क्रिया है वो थम जाएगी। साथ ही साथ जिनको कफ, गले में कफ का जमाव रहता है, कपालभाति उस कफ को दूर करने में मदद करेगी। तो इस तरह से गले से लेकर आप अपने डायफ्राम तक सारे अंग प्रत्यंगों पर ध्यान को दूसरे राउंड में लेकर आए। फिर तीसरा राउंड करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए तीसरा राउंड करते हैं कपालभाति का। ध्यान को अपने रखेंगे गले से ऊपर। जब तक आराम से कर सके, लगातार कर सके, प्रसन्नता के साथ इस अभ्यास को करते रहें। फिर थोड़ी देर रुक जाएं, ठहर जाएं, सांस को पूरा बाहर निकाल कर, और देखें अपने शरीर को कि वो स्थिर है। देखें मन को कि वो शांत है, एकाग्र है, विचार शून्य है। जो लगातार विचारों में दौड़ता रहता है, अब उसके विचार है ही नहीं, निर्विचार हो गया है। मन अब अमन हो गया है। इंद्रियां भी विषयों की तरफ नहीं दौड़ रही हैं, इंद्रियां भी शांत हैं। हर स्तर पर सूक्ष्म शरीर में इसका प्रभाव पड़ा है।
तो ध्यान को गले से ऊपर लगातार इस अभ्यास में लगाए रखेंगे। क्या होगा इस अभ्यास से? जब ध्यान ऊपर की तरफ होगा तो एक तो इंद्रियों की शक्ति बढ़ेगी, आंखों से देखने की, कान से सुनने की, नाक से सूंघने की शक्ति, जीभ से स्वाद की शक्ति, त्वचा से स्पर्श की शक्ति बढ़ जाएगी। थूकना, निगलना, बोलना, ये शक्तियां, इनकी वृद्धि होने लगती है। मस्तिष्क को बल मिलने लगता है। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों के सामंजस्य को बनाए रखने में मदद करता है। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को ये ताकत देता है। शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस अभ्यास से और मजबूती को प्राप्त हो जाता है और पूरे शरीर में फैला हुआ जो नर्वस सिस्टम है वो सक्रिय बना रहता है। उसको ताकत मिलती है, बल मिलता है। सोचने समझने की शक्ति में विस्तार करता है, निर्णय शक्ति में विस्तार करता है। यह अभ्यास आलस्य को दूर करता है, प्रमाद को दूर करता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ाकर मन में सक्रियता की वृद्धि करता है। जो डलनेस है, जो भारीपन है, जो फोकस नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं हो पाते, एकदम लेथार्जी रहते हैं दिन भर, वो दूर होने लगता है। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ गया है तो शरीर ऊर्जा से भर जाएगा, हल्का हो जाएगा। एक तो वजन कम हो जाएगा, तो वजन के कम होते ही शरीर में हल्कापन बढ़ गया और ऑक्सीजन हमने बढ़ा दी है। मन को एकाग्र कर देगा ये अभ्यास। तो मन के लिए बहुत अच्छा हो गया, बुद्धि के लिए अच्छा हो गया, मस्तिष्क के लिए अच्छा हो गया, इंद्रियों के लिए अच्छा हो गया। इस तरह से शरीर के, मन के, प्राणों के, जो 5 प्राण हैं हमारे, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इनको हम कभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कैसे ये पूरे शरीर में अपनी तरह अपना अपना कार्य करते हैं। तो पांचों प्राणों को ये अभ्यास बल देता है। हमारे सारे जो चक्रास हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, उनको जागृत करने के लिए एक भूमिका तैयार करता है। क्योंकि जो मल हैं, मल दूर होने लगते हैं। जो हमारे शरीर के स्तर पर हैं, ऊर्जाओं के स्तर पर हैं, प्राणों के स्तर पर हैं, मन के स्तर पर हैं, वो बल दूर हो जाते हैं। निर्बलता जब आती है तो एनर्जी ऊपर की तरफ गति करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से यह अभ्यास केवल मोटापा ही दूर नहीं करता, बल्कि शरीर का ऐसा कोई अंग प्रत्यंग, ऐसा कोई ग्रंथि नहीं है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसा कोई सेल नहीं है जहां पर कपालभाति अपना प्रभाव ना दिखा रही हो, या यूं कहें कि अपनी छाप ना छोड़ रही हो। तो पूरे शरीर को यह तरोताजगी से भर देता है। जैसे आप झाड़ू लगाते हैं घर में, तो झाड़ू लगाकर घर की सफाई कर देते हैं, एक एक कोने में झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा करकट बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ये झाड़ू है अंदर की, बार बार श्वास बाहर फेंक रहे हैं, जैसे झाड़ू लगाते हैं ऐसे आगे की ओर लेकर जाते हैं, ऐसे अंदर झाड़ू लगा रहे हैं और वो अंदर झाड़ू लग के सब बाहर निकल रहा है कचरा। जैसे नहा के हम शरीर को बाहर से सारे गंदगी को धो देते हैं, पसीने की बदबू को धो देते हैं, हर रोम से जो अंदर से गंदगी निकल रही है वो सब धो देते हैं। ऐसे ही ये भीतर का स्नान है जो पूरे शरीर को धो देता है, उसके मलों को, और श्वासों के माध्यम से गंदगी बाहर निकल जाती है। उसके बाद पेशाब और मलमूत्र के माध्यम से गंदगी बाहर निकल जाती है, हर पोर से गंदगी बाहर निकलने लगती है। स्वास्थ्य की वृद्धि कर देता है कपालभाति। तो वजन को कम करना हो, मोटापे, ओबेसिटी को कम करना हो, तो अकेला यदि एक कपालभाति का अभ्यास आप रोज करना शुरू कर दें, अब बैठ जाए आराम से 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, बस आप अभ्यास कर रहे हैं। सावधानियों का ध्यान रखें। और यदि दिन में 2 बार ये हो जाए, सुबह प्रातःकाल खाली पेट और सांझ को जब आप खाली पेट होते हैं, अभी डिनर करने का समय है, आधा घंटे बाद डिनर करना है, पेट खाली है, कुछ खाया भी नहीं था, और खाली रखना चाहिए कम से कम 4 घंटे। कुछ ऐसा नहीं कि आपने 1-2 बजे लंच किया ही था, शाम को 4-5 बजे चाय पी ली, फिर बिस्किट खा लिया, उसके साथ भी कुछ खा लिया, फिर कुछ एक फ्रूट खा लिया, फिर रात को बस अब डिनर खा लिया 1 घंटे बाद। पेट जितना खाली होगा, भूख लगी हो तो भोजन का पाचन अच्छा होता है। तो इसलिए अंतराल दो, कम से कम 4 घंटे का अंतराल, 3 घंटे के बीच में कुछ खाना नहीं चाहिए, ये एक सिद्धांत बना लो। तो 4 घंटे का अंतराल, तो उस समय आपने यदि 1-2 बजे, 1 बजे कुछ खाया है तो आप 4 घंटे, मतलब आप करीब 5 बजे, 6 बजे, जब पेट खाली है आपका, आप कर लो कपालभाति का अभ्यास। आप देखना आपके शरीर में तरोताजगी का संचार होना शुरू हो जाएगा, एक हल्कापन आ जाएगा। सबसे पहले पेट की खुलकर सफाई होगी, क्योंकि कब्ज की शिकायत मोटापा बढ़ा देती है, आलस्य मोटापा बढ़ा देता है, ज्यादा खाना मोटापा बढ़ा देता है, बार बार खाना मोटापा बढ़ा देता है।
तो ये सब रुक जाएगा। नींद सही प्रकार से ना हो, कम हो या ज्यादा हो, मोटापा बढ़ा देता है। तो जब कपालभाति करेंगे तो नींद आपकी बैलेंस होने लगेगी, थायराइड ग्लैंड स्वस्थ हो जाएगी, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, पाचन अच्छा होगा, पौष्टिकता अच्छी मिलेगी भोजन की। तो जहां जहां जो भी गलतियां या यूं कहें कि रुकावटें थी, बाधाएं थी, जिनके कारण से वजन बढ़ रहा था, वो सब दूर हो जाएगा। और ये अकेला अभ्यास कपालभाति का आपके वजन को हमेशा चेक करेगा। जिनका वजन नहीं बढ़ा हुआ है, आप रोज करें, कभी वजन नहीं बढ़ेगा, और जिनका बढ़ा है उनका कम होने लगेगा। इसलिए ये षटकर्म का अभ्यास है। और योग के ग्रंथ, हठ योग के ग्रंथ, नाथ योग के ग्रंथ, घेरण संहिता, हठ योग प्रदीपिका कहते हैं कि पहले आप इस अभ्यास को कर लो, उसके बाद आसन करना, फिर प्राणायाम करना, फिर ध्यान करना। अभी तो सब उल्टा पुल्टा हम करते हैं, पहले प्राणायाम कर लेते हैं, फिर आसन कर लेते हैं, पता ही नहीं है क्रम क्या है, बस किए जा रहे हैं। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर हमें योग की तरफ बढ़ना है, तब उसका प्रभाव बहुत ज्यादा, कई गुना कम समय में ज्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हरिओम।